नमः संस्कृत मित्राणि। तो मित्रों, आज हम बिहार बोर्ड की 7वीं कक्षा का हम तृतीय पाठा का अध्ययन करेंगे। तृतीय पाठा का शीर्षक है ऋतु परिचय। आज हम ऋतु परिचय को पढ़ेंगे। इससे पूर्व में हमने द्वितीय पाठा का अध्ययन किया, उसका प्रश्नोत्तरी भी देखा और हम आज इस एपिसोड में इस पाठ को पढ़ेंगे, इसका अभ्यास करेंगे और इसका प्रश्नोत्तरी भी हम इसी एपिसोड में देखेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो ये है ऋतु परिचय। तो ऋतु परिचय का अर्थ होता है ऋतु का हम परिचय करेंगे, मौसम की जानकारी को प्राप्त करेंगे आज। तो शब्द पे ध्यान देंगे और इसको समझने का भी प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्माकम देशे षट् ऋतुः भवन्ति। हमारे देश में 6 ऋतुएं होती हैं। षट् का अर्थ होता है 6, अस्माकम यानी हमारा, हमारे, ऋतुः का अर्थ होता है ऋतुएं, भवन्ति होती है। हमारे देश में 6 ऋतुएं होती है। वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंतम, हेमंत, शिशिरम च। यानी वसंत ऋतु है, गर्मी ऋतु, वर्षा ऋतु, इसके बाद है शरद ऋतु, हेमंत है और शिशिर। इन सारी ये 6 ऋतु होती है। वसंते सर्वेषु पादपेषु नवानि किशल्यानि पुष्पाणि च भवन्ति। वसंत ऋतु में सभी पौधे में नए पत्ते और फूल होते हैं। ये वसंत ऋतु की पहचान है। सर्वत्र शोभना समय नातिशीतः नातिशीतः सर्वत्र शोभना समय नातिशीतः नातितापः भवति। सभी जगह अत्यंत ही शोभा का समय होता है, एकदम शोभने लायक समय होता है। नातिशीतः ना अधिक ठंडी होती है और ना अधिक गर्मी होती है उस समय में, यानी कब? बसंत ऋतु के समय में। कोकिला नाम मधुर स्वर राजते, यानी कि कोयल की मधुर ध्वनि सुनाई पड़ती है सभी जगह, बहुत ही अच्छा लगता है। ग्रीष्म, अब यहाँ ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ बता रहा है। ये था वसंत ऋतु का परिचय। ग्रीष्म सूर्य से ताप प्रखर भवति, यानी गर्मी में सूर्य का जो है ताप है जो है वो बहुत तेज हो जाता है। जलाशय प्रायेण जल शून्य भवन्ति, यानी तालाबों में जो है जल लगभग शून्य हो जाते, खत्म हो जाते हैं, लगभग न के बराबर बचता है जल तालाब में। सर्वे जीवा छायाम इच्छन्ति, और गर्मी ऋतु में क्या होता है? ग्रीष्म ऋतु में सभी जीवों जो है छाया में रहना पसंद करते हैं। विद्यालयेषु ग्रीष्मे अवकाशः भवति, विद्यालयों में छुट्टी हो जाती है गर्मी के समय में। अब आता है वर्षा काल का समय। वर्षा काले आकाशः मेघयुक्तः भवति, वर्षा काल के समय में आकाश में जो है बादल घिरे होते हैं। यदा कदा वृष्टिरपि भवति, यानी जहाँ तहाँ वर्षा होते रहते हैं, जहाँ तहाँ वर्षा भी होती है। संपूर्णा पृथ्वी जलेन तृप्यति, संपूर्ण यानी सारा पृथ्वी जो है, पूरा पृथ्वी जल से तृप्त, सारा धरती जो है जल से तृप्त हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है। कृषि सर्वत्र शोभते, सभी जगह जो है कृषि का कार्य अत्यंत ही शोभा पाने लगते हैं ये वर्षा ऋतु के समय में। यदा अतिवृष्टि भवति तदा नदीषु जल प्लावनम जायते, और जहाँ अत्यधिक वर्षा होती है वहाँ नदियों में बाढ़ आ जाती हैं। जनाः कष्टम अनुभवन्ति, लोग कष्ट को झेलने लगते हैं, कष्ट का अनुभव करने लगते हैं। मार्गा अपि विच्छिन्ना भवन्ति, और रास्ता भी टूट जाते हैं। शरद काले पुनः शोभना समय आगच्छति, यानी वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु का समय आता है। शरद ऋतु समय में फिर अत्यंत ही शोभा पाने का समय हो जाता है, आ जाता है। नदीषु जलायेषु च जलम स्वच्छम भवति, नदियों में जल जो है वो काफ़ी साफ हो जाता है, नदियों में और तालाबों में जल स्वच्छ हो जाता है, साफ हो जाता है। अस्मिन् समये एव दुर्गा पूजा दीपावली च प्रसिद्ध उत्सव भवते, और इसी समय में ही दुर्गा पूजा, दीपावली और प्रसिद्ध अनेक प्रकार के त्यौहार होते हैं यही ऋतु में, यानी शरद काल के समय में, शरद ऋतु के समय में। हेमंते शीतस्य आरंभः भवति, सूर्यस्य किरणा रोचन्ते, हेमंत ऋतु के समय में ही शीत का आरंभ हो जाता है, श्रम आरंभ होता है। सूर्य का जो किरण है बहुत ही अच्छा लगने लगता है। धान्यम क्षेत्रेषु पक्वम भवति, और धान जो है खेतों में पकने लगते हैं। कृषिका तेन प्रसन्ना भवन्ति, और किसान लोग जो है बहुत ही प्रसन्न होते हैं, उससे प्रसन्न होते हैं जब धान पक जाता है खेतों में। शिशिरे शीतस्य आधिक्यम भवति, और शिशिर ऋतु में, हेमंत के बाद शिशिर ऋतु का समय में, शिशिर ऋतु में शीत जो है अत्यधिक पड़ने लगते हैं, ओस अत्यधिक गिरने लगते हैं। शीतस्य किरणः अपि यदा कदा तुषारे लुप्ता भवन्ति, यानी सूर्य से किरणा, यानी शिशिर ऋतु के समय में अत्यधिक जो है शीत होने, ओस होने के कारण सूर्य का जो है किरण भी जहाँ तहाँ नहीं आते हैं, यानी दिन भर आकाश में बादल छाए रहते हैं, धूप नहीं होता है। और तुषारे लुप्ता भवन्ति, और सभी
धुआं धुआं दिखाई पड़ता है सभी जगह, सभी चीज छुपे हुए दिखाई पड़ते हैं। कुहासा चारों तरफ होता है। निर्धना जना शीतेन पीड़ाम अनुभवंती, और गरीब लोग जो हैं वो ठंड से बहुत ही ठंड का अनुभव करते हैं, उससे बहुत ही पीड़ित होते हैं। और यत्र तत्र अग्नि प्रज्वलितः सेवितश्च भवति, और जहाँ तहाँ अग्नि जलाकर, इस ठंड से बचने के लिए आग जलाकर लोग अपने आप की रक्षा करते हैं। और सर्वेषु ऋतुषु वसंत राजा कथ्यते, सभी ऋतुओं का राजा, वसंत को राजा कहा गया सभी ऋतुओं में। ग्रीष्मो वर्षा, देखिए एक श्लोक है, ग्रीष्मो वर्षा शरच्चैव हेमंतो शिशिरम तथा तेषु सर्वेषु राजायम वसंतो मोददायकः, यानी गर्मी ऋतु, वर्षा, शरद और हेमंत तथा शिशिर, उन सभी में भी ये जो वसंत ऋतु है सबको राजा कहा गया है। वसंत जो है सभी में, हमें वसंत जो है आनंद प्रदान करने वाला एक ऐसा ऋतु है, वो वसंत है जो हमें आनंद प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार इसका अर्थ था। चलिए इसका प्रश्नोत्तरी अब देख लेते हैं, वीडियो में बने रहेंगे। तो इसका अभ्यास का जो पहला मौखिक का प्रश्न है, अधोलिखितानाम पदानाम उच्चारणम कुरुत, ये जो है इसका उच्चारण करना इन सभी शब्दों का। चलिए उच्चारण कर लेते हैं, आप भी करेंगे साथ साथ में। अस्माकम इच्छन्ति वृष्टिरपि तृप्यति जलप्लावनम शरत्काले तुषारः प्रज्वालितः सेवितश्च ऋतुषु, इसका सही उच्चारण हुआ, आप भी करने का प्रयास करेंगे। चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। अब आगे दूसरा प्रश्न है, अधोलिखितानाम पदानाम अर्थ बता, इन सभी जो पद दिया गया इसका अर्थ बताना है। किसलियानी पादपा प्रायण विच्छिन्ना सर्वत्र यदा कदा, सभी को अर्थ देख लेते हैं। तो दूसरा प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से लिख लेंगे। किसलियानी का अर्थ हो जाता है पत्ते अथवा नए पत्ते भी होता है। पादपा का अर्थ होता है पौधा। प्रायण का अर्थ हो गया प्राय अथवा लगभग। विच्छिन्ना का अर्थ होता है टूट जाते हैं। सर्वत्र का अर्थ होता है सभी जगह। यदा कदा का कभी कभी होता है। पक्वम का अर्थ हुआ पका हुआ। तुषारः का अर्थ हो गया ओस के कणों से, ओस के कणों से तुषारः का अर्थ हो गया रोचनते, अच्छे लगते हैं। ये हो गया दूसरा प्रश्न का सही उत्तर, आप लिख लेंगे वीडियो रोकर अथवा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे है तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखितानाम पदानाम बहुवचनम वदत, ये सभी ये जो शब्द दिया गया है ये सभी एक वचन का पद है, सभी का बहुवचन बताना है। चलिए देख लेते हैं इसका सही उत्तर। तो तीसरा प्रश्न का उत्तर अब यहाँ से लिख देंगे। इच्छति का हो जाएगा इच्छन्ति, पठसी का बहुवचन हो जाएगा पठत, गच्छामी एक वचन में है, इसका हो जाएगा गच्छामा बहुवचन, भवती का बहुवचन हो जाएगा भवंती, तृप्यति का हो जाएगा तृप्यंती, आगच्छति का हो जाएगा आगच्छन्ति, बालका का हो जाएगा बालका, फलम का हो जाएगा फलानी। तो इस प्रकार आप इसको लिख लेंगे। वीडियो को रोक के लिख ले अथवा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अब आगे है चौथा प्रश्न है, कोष्ठात शब्दम चित्वा रिक्त स्थाननि पूर्यत, यानी जो कोष्टक में शब्द दिया गया, ब्रैकेट में जो शब्द दिया गया है, इन दोनों में से एक शब्द को चुन करके इस खाली स्थान में भरना है। तो चलिए पहला देख लेते हैं। अस्माकम देशे डैश ऋतु भवन्ति, हमारे देश में कितने ऋतु होते हैं? तो पाँच नहीं होता है, 6 ऋतु होता है हमारे देश में। तो आप ये वाला भर देंगे, 6 ऋतु होता है हमारे देश में। तो शिशिरे डैश आधिक्यम भवति, यानी शिशिर ऋतु में जो है शीतस्य आधिक्यम भवति, यानी शीत की अधिकता होती है, अधिक ओस पड़ती है, यहाँ शीतस्य भर देंगे। इसके बाद है सर्वेषु राजासु सर्वेषु ऋतुषु राजा डैश भवति, यानी सभी ऋतुओं में राजा किसे कहा गया? वसंत या गर्मी को, तो वसंत ऋतु को कहा गया है सभी ऋतुओं का राजा। इसको आप भर देंगे यहाँ पे। घ नंबर प्रश्न है, डैश स्वर मधुरा भवति, यानी तो कोकिलस हो जाएगा, यानी कौआ है, काकस से का हो जाता है कौआ, यानी कोकिलस से हो जाएगा। कोयल की मधुर हमें स्वर, कोयल की जो स्वर है वो मुझे मधुर लगती है। हेमंते डैश आरंभ भवति, तो हेमंत ऋतु में शीत जो है शुरू हो जाता है पड़ना, तो इसमें आप भर देंगे हेमंता। ये शिशिरा हेमंते में शिशिरस शीतस से भर देंगे आप, शीत की आरंभ हो जाती है हेमंत ऋतु में। ये हो गया चौथा प्रश्न का उत्तर। आप पांचवा प्रश्न चलिए देख लेते हैं। अब आगे है पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न सुमेलनम कुरुत, यानी मिलान करना है। तो वर्षा को आप मिला देंगे जल प्लावनम, यानी वर्षा ही जड़ इसी में बाढ़ आती है। ऋतु राजा, यानी ऋतुओं का राजा, ऋतुओं का राजा जो है इसे वसंत को कहा गया है। और आगे है सठ, तो सठ ऋतु ऋतु 6 होता है। और अग्नि प्रज्वालित, यानी आग को जलाते हैं लोग। ये हो गया पांचवा प्रश्न का उत्तर। अब चलिए छठा प्रश्न देख लेते हैं। अगला छठा प्रश्न है, निम्नलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तरम पूर्ण वाक्य लिखत, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर जो है हमें पूर्ण वाक्य में लिखना है। अस्माकम देशे कति ऋतु भवन्ति, हमारे देश में कितने ऋतु होते हैं? तो 6 ऋतु होते हैं। तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं पूर्ण वाक्य में, इसका सही उत्तर को। तो छठा प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से लिख देंगे। अस्माकम देशे 6 ऋतु भवन्ति, हमारे देश में 6 ऋतु होते हैं। ख नंबर प्रश्न है, कदा सूर्य से ताप प्रखर भवति, यानी कब जो है सूर्य का जो ताप जो है तेज हो जाता है? तो उसका उत्तर में लिखेंगे आप, ग्रीष्म सूर्य से ताप प्रखर भवति, यानी गर्मी के समय में, गर्मी ऋतु में सूर्य का जो है ताप जो है तेज हो जाता है।
और विद्यालयेषु अवकाशः कदा भवति, यानी विद्यालयों में छुट्टी कब होता है। विद्यालयेषु अवकाशः ग्रीष्मे भवति, यानी विद्यालयों में छुट्टी जो है गर्मी ऋतु में होती है। संपूर्णा पृथ्वी केन तृप्यति, यानी पूरा जो है धरती जो है किससे तृप्त हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है। संपूर्णा पृथ्वी जलेन तृप्यति, यानी सारा पृथ्वी जो है जल से तृप्त हो जाता है, यानी कि पृथ्वी जो है जल से तृप्त हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है। अंग नंबर प्रश्न है शीतस्य आरंभः कदा भवति, यानी शीत का जो है आरंभ कब होता है। शीतस्य आरंभः कदा भवति, यानी शीत का आरंभ कब होता है। शीतस्य आरंभः हेमंते भवति, यानी शीत का आरंभ जो है हेमंत ऋतु में होता है। तो ये था छठा प्रश्न का सभी उत्तर। अब चलिए सातवां प्रश्न को देख लेते हैं। तो सातवां प्रश्न है उदाहरणानुसारम लिखत, यानी एक वचन इधर दिया गया, इधर बहुवचन है। तो एक वचन दिया गया है, इन सभी का बहुवचन हमें खाली स्थान में भरना है। क्या होगा बहुवचन, चलिए देख लेते हैं इसका उत्तर सही। तो आप सातवां प्रश्न का उत्तर यहाँ से लिख देंगे। आगच्छति का बहुवचन हो जाएगा आगच्छन्ति, इच्छति का हो जाएगा इच्छन्ति, और तृप्यति का तृप्यन्ति। इसके बाद है वदसी का हो जाएगा वदत, ददामी का हो जाएगा ददामः, करोषि का हो जाएगा कुरुथ। इसके बाद गच्छामि का हो जाएगा गच्छामः, कथ्यते का हो जाएगा कथ्यन्ति। तो ये हो गया सातवां प्रश्न का सही उत्तर। अब चलिए आठवां प्रश्न को देख लेते हैं। अब आगे है आठवां प्रश्न है लिखत आम हाँ अथवा न नहीं उत्तरम। तो यानी कि हमें लिखना है आम का अर्थ होता है हाँ और न का अर्थ होता है नहीं। हाँ या नहीं में उत्तर देना है इसको, ठीक है, सही गलत है। तो जैसे कि दिया गया है अस्माकं देशे षड् ऋतवः भवन्ति, तो आम लिखा है यानी हाँ होता है। तो विद्यालयेषु हेमन्ते अवकाशः भवति, विद्यालयों में छुट्टी जो है हम हेमंत ऋतु में होता है, तो गलत बात है। तो चलिए हम इसका सही उत्तर देख लेते हैं। तो आप 8 का क में जो है न लिख देंगे, यानी विद्यालयों में हेमंत ऋतु में छुट्टी नहीं होती, यानी कि गर्मी ऋतु में होती है। वसंते शीतस्य आरंभः भवति, इसमें भी न लिखेंगे, यानी कि वसंत ऋतु में शीत का आरंभ होता नहीं, हेमंत ऋतु में होता था शायद, हाँ। इसके बाद शिशिरे शीतस्य आरंभः भवति, यानी शिशिर ऋतु में शीत का आरंभ होता था नहीं, यानी कि हेमंत ऋतु में होता था। ग्रीष्मे जलाशय प्रायेण जल पूर्ण भवन्ति, यानी गर्मी के ऋतु में जल जो है जल से भर जाता था नहीं, जल सूख जाता था भले ही गर्मी के ऋतु में। निर्धना जना शीतेन पीड़ाम अनुभवन्ति, और गरीब लोग जो है वो ठंड से परेशान रहते थे। तो ये सही बात है, इसमें आम भर देंगे, आम का अर्थ हो जाता है हाँ। तो और सभी में नहीं होगा, इसमें आम हो जाएगा आखिरी में। तो 8वां प्रश्न का यही सही उत्तर हो गया। अब चलिए 9वां प्रश्न को देख लेते हैं। अब आगे 9वां प्रश्न है उदाहरणानुसारेण मध्यम पुरुष रूपानी लिखत, उदाहरण के अनुसार जो है ये मध्यम पुरुष का रूप लिखना है। इसमें जो है प्रथम पुरुष का रूप लिखा गया है। संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो ये प्रथम पुरुष में लिखा गया है, हमें मध्यम पुरुष में लिखना है। तो चलिए इसको देख लेते हैं, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो 9वां प्रश्न का सही उत्तर आप यहाँ से लिख देंगे। तो गच्छति का जो हो जाएगा मध्यम पुरुष का रूप वो हो जाएगा गच्छसि, पठिष्यति का हो जाएगा पठिष्यसि, कथयति का हो जाएगा कथयसि, गच्छत का हो जाएगा गच्छथ, पठन्ति का हो जाएगा पठत। ये हो जाएगा 9वां प्रश्न का सही उत्तर। ये कैसे और आप लोगों को अभी समझ में नहीं आएगा, जब हम व्याकरण का वीडियो लाएंगे तो उसमें समझ में आ जाएगी अच्छी तरीके से। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब आगे है 10वां प्रश्न है उदाहरणानुसारेण विभक्ति निर्णयम कुरुत, यानी उदाहरण के अनुसार जो है विभक्ति का निर्णय करना। जैसे बालकनी में तृतीया विभक्ति हुई है, उसी प्रकार बालका, नदीनाम, गृहेषु, वृक्षे, लतया, इन सभी में जो है कौन सा विभक्ति होगा, चलिए देख लेते हैं। तो 10वां प्रश्न का उत्तर यहाँ से लिख देंगे। बालकाय में जो है क का है बालकाय, बालकाय में चतुर्थी विभक्ति है। नदी नाम में जो है षष्ठी विभक्ति है। गृहेषु में जो है सप्तमी विभक्ति है। वृक्षे में तृतीया विभक्ति है। लतया में हो जाएगा तृतीया विभक्ति है। तो इस प्रकार ये अब 10वां प्रश्न का सही उत्तर लिख देंगे। और संस्कृत में जो है विभक्ति जो है 7 विभक्ति होती है। तो हम ये इसको व्याकरण की वीडियो में हम पढ़ाएंगे, तो आप वीडियो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। अब आगे 11वां प्रश्न है उदाहरणानुसारेण वचन निर्णयम कुरुत, उदाहरण के अनुसार जब वचन का निर्णय करना। जैसे नदियों में द्विवचनम, तो यानी कि इन सभी में कौन कौन सा वचन होगा। तो संस्कृत में जो है 3 वचन होता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो हमें निर्णय करना है कि इसमें कौन सा वचन का प्रयोग हुआ है। तो लता है, लता भी है, बालकेशु है, भवनाथ है, पुरुष है। तो इन सभी में कौन सा वचन का प्रयोग हुआ है, चलिए देख लेते हैं। तो 11वां प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से लिख देंगे। लता में देखिए बहुवचन का प्रयोग हुआ है, बहुवचनम लिख देंगे। लता भी है ख का, लता भी में बहुवचनम का प्रयोग हुआ है। बालकेशु में भी, ये भी सप्तमी विभक्ति का है, बहुवचनम का प्रयोग हुआ है। भवनाथ में देखिए एक वचन का प्रयोग हुआ है, एक वचनम। पुरुषा में जो है एक वचनम का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार जो है आपका तृतीय पाठक की समाप्ति हो जाती है। अब हम इसके आगे की वीडियो लेके आएंगे। आप हमारे चैनल पे बने रहेंगे। वीडियो पसंद आया होगा आप लाइक कर देंगे वीडियो को, और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर करके जाएंगे। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत है, धन्यवाद।